जी भाई स्टार्ट करें। जी सर। ओके जी, तो कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस हमें जी क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि कस्टमर एनालिसिस हमारा ग्रेटेस्ट असेट्स हमारे कस्टमर्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। और किसी भी इंडस्ट्री के कस्टमर जो है उनका ग्रेटेस्ट एसेट्स होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कस्टमर भी देखना पड़ता है और कंज्यूमर दोनों ही देखना पड़ता है। कस्टमर्स हमारे ग्रेटेस्ट एसेट्स हैं क्योंकि वो मीडिएटर्स का रोल प्ले करते हैं बिटवीन फार्मा इंडस्ट्री एंड पेशेंट। ओके जी, इनकी जो लॉयल्टी है कंपनी के साथ और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो करने में और उसके एक कंटिन्यूस बिजनेस में और मार्केट शेयर कैप्चर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कस्टमर्स की नीड्स, उनके बिहेवियर्स, उनकी वांट्स और डिमांड्स में किस तरह से चेंजेस आ रही हैं, क्या चेंजेस आती जा रही है, उनके ऊपर नज़र रखना कस्टमर एनालिसिस का हिस्सा है। ठीक जी, और कोई नई सर्विसेज, नई टेक्नोलॉजीज हमने ऐड की है, उनका बेनिफिट किस तरह से कस्टमर्स तक पहुंच रहा है और कस्टमर्स का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स न्यू सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज। कस्टमर एनालिसिस के लिए थोड़ा नॉलेज हमें चाहिए होती है कस्टमर्स की नीड्स की, उनका परचेजिंग प्रोसेस किस तरह से है, परचेजिंग में क्या क्या फैक्टर्स उनके शामिल हैं और परचेजिंग बिहेवियर्स उनके किस तरह से हैं। ये सारी जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं कस्टमर एनालिसिस के लिए और उसकी बेसिस पे जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये रिक्वायर्ड होती है हमें फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। पर्टिकुलरली जब हम न्यू प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो न्यू प्रोडक्ट्स कस्टमर की नीड्स को किस तरह से आंसर करेंगी। परचेजिंग प्रोसेस जो हमने प्रीवियस किसी सेशन में देखा है, अब उसके किस सेगमेंट में जाके परचेजिंग प्रोसेस के किस स्टेप पे हमारी प्रोडक्ट फॉल होती है। क्वालिटी का फैक्टर होगा, सर्विसेज का फैक्टर होगा, वैल्यू का फैक्टर होगा या सिंपली वैल्यू का फैक्टर होगा जो कि रोल प्ले करेगा एज अ परचेजिंग फैक्टर। ये चीजें हम डिटरमाइन करते हैं कस्टमर एनालिसिस के थ्रू। अच्छा, और किस तरह के सवाल हमारे पास कस्टमर एनालिसिस में आते हैं कि एक गिवन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल प्रोवाइडर्स कौन से हैं। प्रोवाइडर्स यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो कि हमारे कस्टमर्स हैं, प्रिस्क्राइबर्स उनमें से पोटेंशियल कौन से हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कितना प्रिस्क्राइब करते हैं और कितना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक जी, जैसे कि हमने जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखा था कि एक थेराप्यूटिक कैटेगरी में एक प्रिस्क्राइबर हमारी प्रोडक्ट 45% अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इट मीन्स कि बाकी के रिमेनिंग जो 55% एलिजिबल केसेस हैं जिन पेशेंट्स को हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब की जा सकती थी उसको वो किसी और की प्रोडक्ट अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ऐसा क्यों है, क्या उसके रीजन हैं। एक कस्टमर से 100% बिजनेस लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्या उसके फैक्टर्स हैं जिनको कि हम इम्प्लीमेंट करके कंप्लीट मार्केट शेयर या मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। कंपटीटर की प्रोडक्ट क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारी प्रोडक्ट उससे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किन बेसिस पे करेंगे। जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनकी सोशो इकोनॉमिक क्लास जो है वो किस तरह की है। अगर हमारी प्रोडक्ट एक थेराप्यूटिक क्लास में अगर 20 मॉलिक्यूल्स हैं और प्राइस वाइज अगर हम उनको लिस्ट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट टॉप 5 में जाती है प्राइस वाइज, तो ऐसा कस्टमर जिसके पास ज़्यादा पेशेंट होगा लेकिन अगर उसके पेशेंट्स की सोशो इकोनॉमिक क्लास ऐसी है कि जो एक हेवी प्राइस बर्डन बियर नहीं कर सकेगी, तो ऑब्वियसली इस तरह का कस्टमर हमारे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर नहीं रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, देन फर्दर उनकी डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज के हवाले से क्या एटीट्यूड्स हैं।
कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। अगर आप उन्हें कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करवा दें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करवा दें, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स या कस्टमर्स का बिहेवियर ये होता है कि उन्हें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से मतलब नहीं होता, इस चीज़ से मतलब होता है कि वो आपको जो बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं उसके बदले में आप उन्हें क्या देते हैं। फार्मा इंडस्ट्री उन्हें किस तरह का बेनिफिट दे सकती है अदर देन एजुकेशन, या इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म किस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। कुछ सब्सक्राइबर्स को दोनों चीज़ों से कोई लिंक नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंटिन्यूसली उनके पास विजिट करते रहे, उनको एक मार्केट में प्रोटोकॉल मिलता रहे कि जी पाकिस्तान की जो टॉप 10 फार्मा कंपनीज है उनके तमाम के रिप्रेजेंटेटिव्स उनको विजिट करते हैं, कंटिन्यूसली विजिट करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करके उन्हें रिमाइंड कराते रहते हैं। तो हर कस्टमर की किस तरह की क्या नीड है मार्केटिंग के हवाले से, उसको आइडेंटिफाई करके और उसको अकॉर्डिंगली मीट करना। ठीक जी। देन हमारे पास प्रोवाइडर बिहेवियर चेंज पे एक एडॉप्शन लेडर होता है। कस्टमर एनालिसिस के थ्रू हम देखते हैं कि जिस कस्टमर को हम टारगेट करने जा रहे हैं, जो टारगेटेड हमारा कस्टमर है वो एडॉप्शन लेडर के किस स्टेज पर है, राइट। अच्छा, इससे पहले अवेयरनेस से पहले भी कुछ कुछ जगहों पर हमारे पास अनअवेयरनेस का स्टेज भी होता है, यानी कुछ आथर्स ने अनअवेयरनेस का भी एक स्टेप बताया है कि ये अनअवेयरनेस वो स्टेप है एडॉप्शन लेडर पर जहां पर के प्रोवाइडर को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता कि इस तरह की कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट के एग्जिस्ट करने का ही पता नहीं होगा किसी सब्सक्राइबर को, तो वो उसको परचेज किस तरह से करेगा, प्रिस्क्राइब कैसे करेगा, राइट। लेट्स से कि अगर एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में कोई ऐसा टाउन है न्यू कराची में जहां पर के हमारी कंपनी ने अभी तक एक्सेस ही नहीं किया, और वो किसी और वजह से भी उन तक किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी किसी और एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू, तो उस ज्योग्राफिकल मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। अनअवेयरनेस के स्टेज के बाद देन स्टेज है जी अवेयरनेस का, जहां पर सब्सक्राइबर को प्रोडक्ट के बारे में पता होता है कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसके बारे में मजीद जानने के लिए नहीं होता। ठीक है ना। इंटरेस्ट का लेवल उस वक्त आता है जब एक सब्सक्राइबर हमारी प्रोडक्ट के बारे में मजीद जानना चाहता है कि वो प्रोडक्ट उसके पेशेंट्स को किस तरह से जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोडक्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसकी प्राइस कितनी है, उसका डोजिंग शेड्यूल किस तरह का है, यानी कि किस तरह से प्रिस्क्राइबर की प्रैक्टिस में हमारी प्रोडक्ट उस गिवन प्रिस्क्राइबर का जो पेशेंट है उसकी प्रोफाइल में किस तरह से हमारी प्रोडक्ट फिट हो सकती है। जब प्रिस्क्राइबर ये जानना चाहता है तो हम ये कहते हैं कि वो एडॉप्शन लेडर के इंटरेस्ट लेवल पे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है जी। जिस तरह से कि हम टेलीविजन पर 10 से 20 जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, ओके जी। आवाज आ रही है जी आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो जिस तरह से हम टेलीविजन पर 10 से 20 प्रोडक्ट्स की जो है एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसमें से हर प्रोडक्ट पे हमारी इंटरेस्ट नहीं होती, हर नई प्रोडक्ट के बारे में हम मजीद नहीं जानना चाहते, बस हमें पता होता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। अगर
किसी प्रोडक्ट के एग्जिस्ट करने के हमें ना मालूम हो तो हम अनअवेयरनेस स्टेज पे होगा कस्टमर। प्रोडक्ट के बारे में पता हो कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, मार्केट में मौजूद है, तो अवेयरनेस पे है। उस प्रोडक्ट के बारे में मजीद जब हम जानना चाहते हैं, कस्टमर जब जानना चाहता है, तो वो इंटरेस्ट लेवल पे होता है। ओके, तो अगर कस्टमर अनअवेयरनेस स्टेज पर है तो पहले हमें उसको मूव कराना है अवेयरनेस स्टेज पे। अवेयरनेस के स्टेप पे मूव कराना है, प्रोडक्ट के बारे में जो ओरिएंटेशन है या जो इंट्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करना है। ठीक जी। इंटरेस्ट के स्टेप पे हमें ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट प्रेस्क्राइबर का जो पेशेंट का जो प्रोफाइल है या उसके जो प्रेस्क्राइबिंग पैटर्न्स हैं, प्रैक्टिस पैटर्न्स हैं, उसमें हमारी प्रोडक्ट किस तरह से फॉल कर सकती है, उसमें किस तरह से पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक जी। तो इंटरेस्ट के बाद जब एक प्रेस्क्राइबर जानता है, मजीद आपसे क्वेश्चन आंसर्स करता है कि जी प्राइस कितनी है, डोजिंग शेड्यूल कितना है, थेरापी शेड्यूल कितना है, एफिकेसी कितनी है, सेफ्टी कितनी है, टॉक्सिसिटी किस तरह की है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब अगर हम उसे कहते हैं कि जी हमारी आप प्रोडक्ट आपके इस तरह के पेशेंट में एप्लीकेबल है, तो वो उस पेशेंट में उसको ट्राई करता है, उसका एक्सपीरियंस करता है। ठीक है जी। अब ट्रायल का वो स्टेप है जहाँ पर उसका जो प्रैक्टिकली जो उसके क्वेश्चंस निकल कर आते हैं उसे हमने आंसर करना होता है। ठीक जी। फॉर एग्जांपल, अगर इंसुलिन की एक नई प्रोडक्ट आई, प्रेस्क्राइबर अनअवेयरनेस स्टेट पर है, उस प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो हमें हेल्प आउट करेगा कस्टमर को अनअवेयरनेस के स्टेप से उठा के अवेयरनेस पे लाने में। ठीक है जी। अब उस प्रेस्क्राइबर के पास डायबिटीज पेशेंट आता है, किस तरह का डायबिटीज पेशेंट आता है, इस तरह का डायबिटिक पेशेंट उसके पास आता है जो कि ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स अब जिस पेशेंट को सफिशिएंट नहीं है, अब उस पेशेंट को इतना टाइम गुजर चुका है कि उसे अब इंसुलिन पे जाना चाहिए। इंसुलिन वाला पेशेंट अगर प्रेस्क्राइबर के पास आ रहा है तो अब वो मूव करेगा इंटरेस्ट के लेवल पर, जहाँ वो मजीद जानना चाहेगा कि अगर हम किसी नई तरह की इंसुलिन लेकर आए हैं डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, तो वो उसके पेशेंट में किस तरह से पेनिट्रेट करेगी या उसकी नीड्स को मीट करेगी। ठीक, लेट से कि ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स पे अब जो पेशेंट फिट नहीं है, उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो वो कौन सी इंसुलिन पे जाता है? बेसल इंसुलिन पे जाता है या बोलस इंसुलिन पे जाता है? उसकी फास्टिंग डिस्टर्ब है या उसकी रैंडम ग्लूकोज डिस्टर्ब है? हमारी इंसुलिन अगर उसके फास्टिंग ग्लूकोज को आंसर करती है, यानी कि उसकी बेसल की रिक्वायरमेंट को मीट करती है, तो हम उस प्रेस्क्राइबर के जो बेसल इंसुलिन की नीड वाला पेशेंट होगा उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगे। ठीक है जी। हम उसे बताएंगे कि जी ऐसे पेशेंट्स डायबिटीज के जो कि ओरल एजेंट्स पे अब अफेक्टिव उनकी कंट्रोल नहीं होती ग्लूकोज लेवल, ऐसे पेशेंट्स को अगर इंसुलिन हमारी प्रोवाइड की जाती है, इतने डोज पे की जाती है, तो उसका ग्लूकोज प्रोफाइल इतनी जल्दी जो है वो कवर हो जाता है और इतने अरसे तक मेंटेन रहता है। ठीक, ये बताने के बाद, ये समझने के बाद, सारी चीज़ें उसके पॉजिटिव नेगेटिव अंडरस्टैंड करने के बाद प्रिस्क्राइबर जाएगा ट्रायल के स्टेप पे, जहाँ पर कि वो प्रोडक्ट को ट्राई करेगा। अब वो ट्रायल उसने एग्जैक्ट उसी तरह से किया है जिस तरह से कि फार्मा कंपनी चाहती थी, जिस तरह के पेशेंट में उसको देना चाहती थी उसी तरह से किया है। उस ट्रायल के दौरान मजीद उसको क्वेरीज जो है वो डेवलप होंगी एक प्रिस्क्राइबर को। ठीक जी। उन क्वेरीज का आंसर करना होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने। अगर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आया है, किसी तरह की एफिकेसी अगर नहीं आ सकी, तो क्यों नहीं आई होगी, किस वजह से नहीं आई होगी, या किस तरह से प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करना है कि प्रोडक्ट की एफिकेसी जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में आई है वो प्रैक्टिस में भी आ सके।
अब ट्रायल पे ये होगा कि अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो गया उसका प्रिस्क्राइबर का तो मूव करेगा एडॉप्शन के लेवल पे, अगर अच्छा नहीं होगा तो वो ट्रायल के स्टेप पे रुक जाएगा। ठीक ठीक, ये डिपेंड करता है कि जो क्वेरीज या जो उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हार्डल्स आते हैं पेशेंट को मैनेज करने के लिए, उसको फार्मा इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस तरह से आंसर करता है। एडॉप्शन के स्टेप पर यह होगा कि जी प्रिस्क्राइबर उस प्रोडक्ट को रेगुलर एज अ रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर प्रिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, और अल्टीमेट स्टेज वो आएगा जहां पर कि प्रिस्क्राइबर ना सिर्फ ये कि खुद रेगुलरली उस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करेगा, बल्कि जो दूसरे प्रिस्क्राइबर्स हैं उनको एडवोकेट भी करेगा उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के हवाले से। राइट जी, तो अनअवेयरनेस स्टेप पे हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, अवेयरनेस स्टेप पे प्रिस्क्राइबर का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट के स्टेप पे हम कन्विंस करेंगे कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट का ट्रायल करे। इंटरेस्ट के स्टेप पे मजीद हमने ये देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइबर का जो पेशेंट है उसकी प्रोफाइल में किस तरह से फिट होती है, उसकी कौन सी नीड्स है जिसको कि हमारी प्रोडक्ट आंसर करती है, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, एफिकेसी, सेफ्टी, पोसोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट्स वगैरह सारे इंटरेस्ट के लेवल पर हम डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हाईलाइट उन चीज़ों को करते हैं जो चीज़ें टारगेटेड प्रिस्क्राइबर का जो पेशेंट है उसकी प्रोफाइल पे मैच करती है। ठीक है जी, देन प्रिस्क्राइबर उसका ट्रायल करेगा, ट्रायल उसका सक्सेसफुल होता है तो एडॉप्शन लेवल पे चला जाएगा। एडॉप्शन लेवल पे हमने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली जो है वो रिमाइंड कराते रहना है, उसके रिमाइंडर्स कंटिन्यू देने हैं प्रिस्क्राइबर को, ताकि प्रिस्क्राइबर के कलम से हमारी प्रोडक्ट उसके जहन से निकले नहीं, हटे नहीं। ठीक है जी, देर वो चला जाता है जी एडवोकेसी के स्टेप पे। एडवोकेसी के स्टेप पे इस प्रिस्क्राइबर का जो एक्सपीरियंस है उसको हम मार्केट करते हैं, दूसरे डॉक्टर्स को जाके बताते हैं कि जी इस स्पेशलिटी का जो ये वेल नोन प्रिस्क्राइबर है ये भी हमारी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करता है, इस तरह के पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करता है, और ये उसको बेनिफिट्स जो है वो मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है जी, तो ये हम समझ चुके हैं ये चीज़ें भी। अनअवेयरनेस से प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब जानता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस पे उसको जानता है, प्रोडक्ट के बारे में पता होता है कि प्रोडक्ट कौन सी है, इंटरेस्ट के लेवल पे अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करता है, उसको लिखना चाहता है, उसके बारे में मजीद जानना चाहता है कि क्या उसको एडवांटेजेस मिलेंगे इस प्रोडक्ट के हवाले से। ट्रायल में प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को वो ट्राई करता है, जो इनिशियल स्टेप्स है प्रोडक्ट को ट्रायल करने के उनको एक्सपीरियंस करता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो कंटिन्यूस अपनी प्रैक्टिस का उसको हिस्सा बना लेता है, और देन एज ए एडवोकेट दूसरे प्रिस्क्राइबर्स को एनकरेज करता है हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट अपने पेशेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा जी, देन हमारे पास प्रोडक्ट एडॉप्शन की एक कर्व होती है जिसमें हम ओके, आपका आवाज आ रही है क्लियर जी? मेरे पास फ्री लाइट चलेगी तो मैं डेटा यूज कर रहा हूँ। जी सर, यस आवाज आ सर। रही। तो कस्टमर्स जो मार्केट में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनकी एडॉप्शन के हवाले से कुछ क्लासिफिकेशन है। इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगर्ड्स। ओके, तो इनोवेटर्स हमारे पास कंपैरेटिवली सबसे छोटा पोर्शन है इनोवेटर्स कस्टमर्स का। इनोवेटर्स वो कस्टमर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आते के साथ ही अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक जी, इनका एक अपनी एक क्लास होती है, इनकी एक अपनी एक थिंकिंग होती है कि एक सोशल सर्किल में इनका एक नाम होना चाहिए कि जब कभी आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहें तो ये इनोवेटर्स आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकें कि जी ये प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं।
अब इनोवेटर्स का बेनिफिट ये होता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आते के साथ ही आपकी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इनोवेटर्स इतनी ही जल्दी आपकी प्रोडक्ट को फिर छोड़ भी देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं कि हमारी एक प्रोडक्ट आई, इनोवेटर्स फौरन से उसको अडाप्ट करके उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम सेलुलर फोन के कस्टमर्स की बात करें तो इनोवेटर्स वो कस्टमर है जो हर मॉडल को मार्केट में लॉन्च होने के साथ ही उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, एक मॉडल आया लेट से सैमसंग का, एक मॉडल आया नोट 11 आया, जैसे ही आया इनोवेटर्स ने लेके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे इनकी जो एक सोशल सर्किल में एक जो रेपुटेशन होती है, अपना एक जो इमेज बनाना चाहते हैं वो उसका डेवलप होता है। एक अर्ली रेपुटेशन उस प्रोडक्ट के हवाले से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये लोग यूटिलाइज करते हैं। अब इसी तरह से जैसे ही नोट 11 के बाद फॉर एग्जांपल अगर नोट 12 आ गया तो नोट 11 को छोड़ के नोट 12 पे चले जाएंगे, या नोट 11 की ही कंपटीशन में किसी और कंपनी का कोई सेल फोन आ गया तो नोट 11 को छोड़ के उस प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। ये होते हैं जी इनोवेटर्स। ठीक है जी, देन हमारे पास दूसरी जो मेजॉरिटी है कस्टमर्स की वो है अर्ली कस्टमर्स की। वो कस्टमर्स जो कि कंपैरेटिवली लेट मेजॉरिटी वालों से जल्दी उस हमारी प्रोडक्ट के ऊपर स्विच कर जाते हैं। लेकिन ये इनोवेटर्स नहीं होते, फौरन से प्रोडक्ट की तरफ नहीं आते। ठीक है जी, एडाप्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनोवेटर्स की तरह नहीं होते। अर्ली एडाप्टर्स जो कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी प्रैक्टिस में अगर वो समझते हैं कि वो प्रोडक्ट उनको बेनिफिट पहुंचा सकती है तो वो उस प्रोडक्ट को एडाप्ट कर देते हैं। उसमें से एक पोर्शन हमारे पास अर्ली एडाप्टर्स का है और एक पोर्शन अर्ली मेजॉरिटी का है। अर्ली एडाप्टर्स जो कि अपने इंटरेस्ट की लेवल, जो इंटरेस्ट का उनका लेवल है उस स्टेप पे कुछ अरसे तक रहेंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिसएडवांटेजेस को, एडवांटेजेस को अच्छे तरीके से उसकी नॉलेज जो है वो हासिल करेंगे। ये नॉलेज हासिल करने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद फिर उस प्रोडक्ट का ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडाप्टर्स ऐसे, उसमें से एक पोर्शन है जो कि जल्दी अडॉप्ट कर देता है और एक पोर्शन ऐसा है जो कि इंटरेस्ट के लेवल पे बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करता है। ठीक है, इंटरेस्ट और ट्रायल के लेवल पे बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करता है, जिसको हम कहते हैं अर्ली मेजॉरिटी। एक अर्ली एडाप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी, यानी कि इनोवेटर्स तो वो लोग हो गए कि इनोवेटर्स फौरन से उस चीज का इस्तेमाल शुरू करेंगे और जल्दी से छोड़ भी देंगे, वो एडॉप्शन के लेवल पे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, देन एक पोर्शन कस्टमर्स का ऐसा होता है जो कि इनोवेटर्स नहीं होते, इंटरेस्ट और ट्रायल के लेवल पे जो है वो एक टाइम यूटिलाइज करके फिर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं। देन जो सबसे ज्यादा जो पोर्शन हमारे पास बनता है अप्रोक्सीमेटली 68% का, उसको हम टर्म देते हैं मेजॉरिटी का। और उसमें से एक अर्ली मेजॉरिटी है, एक लेट मेजॉरिटी है। लेट मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी है कि वो ये चाहती है कि प्रोडक्ट की जो यूटिलाइजेशन है वो मार्केट में अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है जी, अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाने के बाद, यानी कि अगर हम हमारी मार्केट के जो तमाम कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स, उसको अगर हम पॉपुलेशन समझें तो उस पॉपुलेशन में इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के बाद एक मेजॉरिटी, यानी कि एक अच्छी टाइम तक वो प्रोडक्ट यूटिलाइज हो चुकी हो, ताकि उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या जो बेनिफिट्स हैं वो साइंटिफिकली साउंड तरीके से जो एस्टेब्लिश हो जाए,
ट्रायल के स्टेज पे प्रोडक्ट ना रहे। ये अभी मार्केट इसको देख रही है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छे से स्टेबल होने के बाद ये मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट मेजॉरिटी उसको पिक करती है। ओके जी, देन 16% हमारे पास वो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं लेगर्स। ये लेगर्स वो लोग हैं जो कि जब इंडस्ट्री का अपना दिल प्रोडक्ट से उठ जाता है ना, तो उस टाइम पे जाके ये लोग उस प्रोडक्ट को एडाप्ट करते हैं। इस तरह से कि दूसरे लफ्जों में इन कस्टमर्स को हम कह सकते हैं कदामत पसंद, कि इन्होंने एक दफा जो चीज सीख ली उससे उससे जो है ना, इनको गन पॉइंट पे भी नहीं हटाया जा सकता। ये ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि सारी दुनिया प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुकी हो, उसके बाद ही जाके उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसको हम कहते हैं लेगर्स। एक रियल डेटा में हम इसको देखते हैं जी, एडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिकेशंस फॉर हेपेटाइटिस सी। ठीक, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इसी टाइटल से आपको ये स्टडी भी मिल जाएगी इंटरनेट पे, पब्लिश्ड स्टडी है। ठीक है, तो कौन सी जी प्रोडक्ट जी डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिकेशंस थी हेपेटाइटिस सी के लिए। इनोवेटर्स ने इनको विद इन डे 1 से डे 20 के दरमियान में यूटिलाइज कर दिया। लेकिन इनका पर डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे ही दूसरी कोई एंटीवायरल मेडिकेशन आ गई हेपेटाइटिस सी के लिए, तो इस प्रोडक्ट से हट के वो उस पर स्विच कर जाएंगे। ओके जी, अर्ली एडाप्टर्स ने कितना टाइम लिया जी? 21 से 45 डेज तक का टाइम लिया उस प्रोडक्ट को अडाप्ट करने के लिए। अर्ली मेजॉरिटी 46 से 146 डेज तक गई। लेट मेजॉरिटी जो कि तकरीबन प्रोडक्ट के 6 मंथ्स मार्केट में यूटिलाइजेशन के बाद इस प्रोडक्ट को अडाप्ट किया। और लेगर्स जो कि 1 साल गुजर जाने के बाद, बल्कि 2-2.5 साल गुजर जाने के बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट को अडाप्ट किया। लेगर्स वो लोग हैं जब बाकी तमाम लोग प्रोडक्ट को अडाप्ट कर चुके होते हैं, उसके बेनिफिट्स उठा चुके होते हैं और उसके बारे में कन्विंस होते हैं प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, तब जाके लेगर्स उस प्रोडक्ट को लेते हैं। यानी कि लेगर्स वो पोर्शन होता है जो कि किसी तरह का रिस्क नहीं लेता। प्रोडक्ट को एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि जो ट्रायल का स्टेप है, ट्रायल के स्टेप पे जाने के लिए लेगर्स जो है वो खौफजदा होते हैं। ठीक जी, अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि अर्ली एडाप्टर्स के तजुर्बे से सीखते हैं। मार्केट में एक रेपुटेशन थोड़ी सी डेवलप होती है इस प्रोडक्ट के हवाले से। ठीक जी, अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसी बात आती है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं समझी जाती, तो अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी इस पर तक बात पहुँच नहीं पाती यहाँ से। तो ये वो पोर्शन है जो कि यहाँ से सीखता है। अर्ली एडाप्टर्स जो कि ज़रा कंपेरेटिवली जल्दी एनालिसिस कर देते हैं इंफॉर्मेशन का, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन का जल्दी एनालिसिस करते हैं और जल्दी से उसको ट्रायल के स्टेप पे लेके जाते हैं। यहाँ से फिर जो प्रेस्क्राइबर की जो मार्केट है, प्रेस्क्राइबर्स की जो कम्युनिटी है, यहाँ से जो लर्निंग होती है। ओके जी, तो अर्ली एडाप्टर्स से फिर ये सीखते हैं हमारे अर्ली मेजॉरिटी वाले और लेट मेजॉरिटी वाले। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी अपनी प्रैक्टिस में, ऑब्वियसली ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। एक प्रेस्क्राइबर के सामने एक पेशेंट मौजूद होता है। एक पेशेंट में ट्रायल ना करने के या ट्रायल में हेजिटेशन आने के 2 रीजन से, एक तो जो पेशेंट है वो प्रेस्क्राइबर का अपना कस्टमर है, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर का पेशेंट बेस जो है या प्रेस्क्राइबर का जो कस्टमर है उसका अपना नुकसान होता है। ठीक है, और दूसरा ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड जो हमारे एथिक्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ट्रायल करते हुए डरते हैं। बाकी कस्टमर एनालिसिस में हमने बस यहीं तक इसको रखते हैं। यहाँ तक भी हमने जितनी चीज़ें स्टडी की हैं और जितना डेटा, जितने टेबल्स, जितनी फिगर्स हमने देखी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने कंटिन्यूसली
देखते रहेंगे अगर आप जाते हैं मार्केटिंग और सेल्स के डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग और सेल्स वाले कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पे जो है वो उनको आईएमएस के डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, कस्टमर के डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट से सेल्स डिपार्टमेंट जो डेटा भेज रहा होता है उसका एनालिसिस करके और डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग जो है वो करनी होती है। ठीक जी, तो कस्टमर्स को हम यहीं तक रखते हैं, और कोई सवाल यहाँ तक है आपका तो बताइए। नो सर। सर जी बोलिए। सर ये सारी बातें कौन से कंट्री में अप्लाई होती हैं? पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो मैंने देखा है, सुना है। अच्छा, आपने कितनी इंडस्ट्रीज की मार्केटिंग और सेल्स में काम किया है? सर काम तो नहीं किया, लेकिन ये जो वो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ये जो आते हैं और जो सेल करने वाले आते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों से, आपकी आवाज स्लो हो गई बहुत। सर इंडस्ट्री में तो काम नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल में इन सेल्स वालों को देखा है जो, तो वो तो सिर्फ ये है। ठीक है, तो तो हॉस्पिटल में जो रिमाइंडर सेल्स याद वाला, रहता है हमें कि वो बस रिमाइंडर के लिए आए हैं। ठीक हो गया। लेकिन देखें ना, अब हॉस्पिटल में अगर आप भी जाएंगे एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो आप किसी प्रिस्क्राइबर को ये थोड़ी कहेंगे कि आप अर्ली मेजॉरिटी में से हैं या आप अर्ली अडॉप्टर्स में से हैं। ये तो वो काम है जो कि आपके मार्केटिंग में बैठ के, मार्केटिंग की जो ऑफिस है वहां पे बैठ के वहाँ होता है। और जो सेल्स वाला है वो भी सेल्स वाला जब अपनी मीटिंग्स कर रहा होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ, तो वहां पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा होगा कि आपका कौन सा कस्टमर इनोवेटर है और कौन सा अर्ली अडॉप्टर है। ठीक है ना। अब लेट्स से कि आपकी कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की, आप सेल्स डिपार्टमेंट से हैं। अगर आपके पास आपकी जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में आपके पास 300 कस्टमर्स हैं, और 300 कस्टमर्स में से अगर आपको पता है कि आपके लेगर्स कौन से हैं, नॉट नेसेसरीली कि आप मार्केट में जाके उनको बताएंगे कि आप लेगर्स हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके कस्टमर्स में से कौन से कस्टमर्स लेगर्स हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट पहले दिन इनके पास नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी भी बीन बजा लें इनके आगे अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट के हवाले से, जब तक ये प्रोडक्ट यहाँ से होती भी नहीं पहुंचेगी तब तक ये लेगर्स उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। आप प्रोडक्ट आप पहले दिन जब मार्केट में लेके उतरेंगे और अगर आपका कस्टमर एनालिसिस आपका अच्छा है, तो पहले दिन, शुरू के दिनों में आप ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे इनोवेटर्स के पास यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये एनालिसिस जो आपके पास जब आप हेड ऑफिस में बैठते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो आपके पास ये 40-50,000 डॉक्टर्स का डेटा होता है, जिसको आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करके और अपनी ये क्लासिफिकेशन उन कस्टमर्स की बनाते हैं कि इनोवेटर्स में कौन है, अर्ली अडॉप्टर्स में कौन है और लेगर्स में कौन है। ठीक है जी। अब पहले दिन आप अपनी प्रोडक्ट इनोवेटर्स के पास लेके जाएंगे कि वो फौरन से जो है वो मार्केट में प्रैक्टिस में शामिल हो सके, इन्हीं के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए फिर आप पहले अप्रोच करेंगे अर्ली अडॉप्टर्स को। ठीक है जी। और मार्केट में सबसे ज्यादा फिर आप कोशिश करेंगे आपकी जो अर्ली मेजॉरिटी और जो लेट मेजॉरिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, और दो कि वो आपकी 2-3 महीने की मेहनत के बाद जाके उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन यही सबसे ज्यादा लोग चूंकि होते हैं, इसलिए इन पे भी आपने उतना ज्यादा फोकस करना होगा। ये इसकी यूटिलाइजेशन है। सही है सर। हाँ, इसकी यूटिलाइजेशन। होगा आफ्टर डिग्री इंशाल्लाह। जी हाँ, आफ्टर डिग्री इंशाल्लाह जी। जी जनाब, और कोई सवाल किसी का? सर हमें क्विज के बारे में फाइनल करना था। बेटा क्विज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्विज हमारा नेक्स्ट वीक होगा ट्यूसडे को,
और जो मेरी जो ख्वाहिशात हैं उसमें ये शामिल है कि क्विज आपका 1 यूनिट के अंदर अंदर उसमें हो जाए अगर वो LMS पे होना है। अच्छा, दूसरा जी ऑप्शन जिस तरह से कि हमने हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में एक वेबसाइट को यूटिलाइज करते हुए क्विज किया था, उस पे भी हो सकता है। ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप नहीं क्विज करना चाहते तो फिर आपने करनी है असाइनमेंट। ये हमने प्रीवियस वीक में भी या उससे पहले शायद उससे पहले वीक में भी डिस्कस किया था। तो आप आज आपके पास मजीद एक दिन है, आप आपस में डिसाइड कर लें और कल या आज शाम में मुझे आपका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, तो शुएब तो यहाँ पे आपके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, तो मुजम्मिल सिराज जो है वो मुझे बता देंगे कि क्या करना है और उनका जो ओपिनियन होगा वो मेरे लिए फाइनल होगा। तो आप लोग आपस में सर ये कम्युनिकेट कर लीजिएगा कि क्या करना है। जी जी उमेर बोले, आप बोले। सर अगर ये असाइनमेंट करना चाहें तो ये ग्रुप वाइज होगी या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल होगी भाई, उसमें तो मेरे लिए भी मेहनत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन ये कि इंडिविजुअली ठीक है। अब फाइनल ईयर में भी आके अगर आप ग्रुप वाइज असाइनमेंट करेंगे तो नहीं कब बड़े सर होंगे, मैं आपकी कब बड़े होंगे आप? आप हम तो सर हो जाएंगे लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत होगी इसलिए। कोई बात नहीं भाई, मेरी दिक्कत की टेंशन ना लो आप, मैं कर लूंगा पर सर मैनेज। हम क्विज करना चाहते हैं, लास्ट सेमेस्टर भी असाइनमेंट की वजह से जो लोग क्विज करना चाहते थे उनका बड़ा नुकसान हुआ, टाइम भी वेस्ट होता है और तैयारी करने में फिर अलग टाइम वेस्ट जाता है उसमें। क्विज में सर एटलीस्ट हम ये है ग्रुप कि में हमारी डिसाइड कर मैक्सिमम लेंगे अपने तैयारी हो जाएगी। क्लास के ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे जिस तरह होगा, तो फिर मुजम्मिल आपको सर इन्फॉर्म कर देंगे। जी हाँ, आप डिसाइड कर लें। मुजम्मिल आप मैनेज कर सकते हैं भाई, ये डिफरेंट जो ओपिनियंस आएंगे, कन्फ्लिक्टिंग जी आइडियाज सर, जो आएंगे, वो कर देंगे मैनेज। ओपिनियन डाला हुआ है, अभी देखते हैं सर। मेजॉरिटी जो है वो रिप्लाई नहीं कर दी, तो पर उनका तो वैसे ही कंसीडर नहीं कर, जो रिप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से जो फाइनल डिसीजन होगा वो देखते हैं। ठीक है जी, तो बस ये आज में डिसीजन ले लें क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो है वो कोर्स एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें 15 जनवरी तक या उसके आसपास चीज़ों को ग्लोस करना है, उससे पहले पहले क्विज आपने कंडक्ट करना है। क्विज या असाइनमेंट जो भी आपने करना है वो आपने करना है। सर ठीक है। ठीक है जी। जी सुमैया, ठीक है जी, आप सेटिस्फाइड है? नहीं सर, जब तक डिसीजन नहीं आएगा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी सबने असाइनमेंट डर के मारे असाइनमेंट ले लिया था, फिर बाद में परेशान हो रहे थे कि क्विज लेते तो अच्छा होता। जी हाँ, क्विज वालों को फायदा तो वैसे हुआ था, आपने नहीं लिया था ना, मॉर्निंग वालों ने शायद लिया था। क्विज वालों को फायदा बड़ा हुआ था भाई, क्लिनिकल वालों को भी, मार्केटिंग में भी जिन्होंने लिया उनको फायदा हुआ था। तो ठीक है, हमारे पास इस सेशन में 1 मिनट से कम रह गया है, तो ये सेशन हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज।